ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दो अलग अलग फिजिकल टर्म है। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एक फोर्स होता है अर्थ और कोई भी प्लैनेट लाइक कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट लाइक मून, सन, प्लैनेट, इनके बीच का जो होता है फोर्स हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो एक फैमिली दूसरी फैमिली पे अप्लाई करती है, अर्थ सन पे अप्लाई करती है, अर्थ मून पे अप्लाई करती है, अर्थ किसी प्लैनेट पे अप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक होता है फोर्स ग्रेविटी का, ये फोर्स अर्थ और किसी भी बॉडी के बीच का फोर्स होता है, लाइक अर्थ और मेरे बीच का फोर्स, अर्थ इस पेन के बीच का फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके ठीक है, सबसे पहले इसको न्यूटन ने फॉर्मुलेट किया। न्यूटन ने आपसे कहा कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, दो बॉडी, एक m1 मास की और एक m2 मास की, दो बॉडी हम अगर कंसीडर करें तो इनके बीच एक फोर्स काम करेगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। And the gravitational force always have tendency to attract the body, not the repel body, not the repulsive force. This is not the repulsive force. ये फोर्स हमेशा क्या करता है, दो बॉडी को आपस में अट्रैक्ट करता है। उसके साथ साथ न्यूटन ने हमें भी बताया कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स हम किसी बॉडी पे बॉडी टू बॉडी कंसीडर नहीं करते। मतलब अगर मुझे m1 और m2 के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो हमें m1 और m2 पूरी बॉडी का मास एक सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, एक सेंटर पे एज्यूम करना पड़ेगा। हम ये पहले ये एज्यूम करेंगे कि ये एक बॉडी नहीं है, ये पॉइंट मास है। क्या है? पॉइंट मास। ये भी एक पॉइंट मास है। उसके बाद हम इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसका डिस्टेंस हम हमेशा सेंटर टू सेंटर मेजर करते हैं और हम लोग सारी बॉडी का मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पॉइंट पे एज्यूम करते हैं। तो इसलिए ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये बॉडी टू बॉडी हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करते। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए हमें बॉडी को पॉइंट मास कंसीडर करना पड़ता है। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। इट इज एप्लीकेबल, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। और न्यूटन को जिसने फॉलो किया भविष्य में आगे, अभी आप आगे पढ़ने वाले हो, आगे पढ़ोगे इसको 12th क्लास में, कि न्यूटन को जिसने फॉलो किया उसने भी पहले क्या एज्यूम किया? बॉडी को पॉइंट मास एज्यूम किया। उसके बाद उसने न्यूटन का फॉर्मूला अप्लाई किया। इवन आप जितने भी फॉर्मूले पढ़ते आ रहे हो न्यूटन के सारे फॉर्मूले पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ओके, तो m1 ये रहा एक पॉइंट मास, m2 ये रहा एक पॉइंट मास, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो r। कितना होगा डिस्टेंस? r। डिस्टेंस मान लिया इनके बीच में r। अब न्यूटन ने हमसे कहा कि इनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 into m2। दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दूसरी बात उसने कहा कि ये फोर्स जो है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसलिए इसको उसने नाम दिया इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। जितने भी फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उन्हें सभी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। उसके बाद इन दोनों फोर्स को कंबाइन कर दिया गया। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की दो स्टेटमेंट हैं।
एक स्टेटमेंट ये कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और दूसरी स्टेटमेंट है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। कंबाइन कर दिया, प्रोपोर्शनल रहेगा तो एक कांस्टेंट टर्म आएगी। क्या आएगी? ये कांस्टेंट टर्म। वो कांस्टेंट टर्म को हमने लिखा कैपिटल जी, कैपिटल जी, और कैपिटल जी को हमने नाम दिया दिस वन इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोगों ने नाम दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो लिखो, चलो इसकी स्टेटमेंट लिखो पहले आप लोग, फिर इसे कॉपी करना आप लोग। देखो, this law state that this law state that every particle in this universe attract every other particle with a force which is directly proportional to the square, let's see, which is directly proportional to their product, to the product of their masses, I'm repeating, every particle in this universe attract every other particle which is with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, full stop, and this force act along the line joining, and this force act along the line joining, and this force act along the line joining between the two particles. कॉपी कर लीजिए इसे। हाँ, ओके, हो गया।
अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, रब कर दो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द रिलेशन बिटवीन acceleration due to gravity and the universal gravitational constant. And the universal gravitational constant. Okay. इसके लिए हम लोग अर्थ को एज्यूम करेंगे दैट अर्थ इज अ स्फेरिकल बॉडी, अर्थ इज अ स्फेरिकल बॉडी और इसका रेडियस होगा कैपिटल आर, और अर्थ के ऊपर हमने एक बॉडी, एक ऑर्डिनरी बॉडी एज्यूम की स्मॉल एम मास की। हम जानते हैं कि अर्थ का सेंटर इस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। ये डाउनवर्ड फोर्स हम न्यूटन्स लॉ में पढ़ चुके हैं, कितना होता है ये mg, और इस mg को हम लोग वेट भी कहते हैं, है ना। एक फोर्स तो ये रहा है mg जो अर्थ का सेंटर अप्लाई कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, और एक फोर्स जो अभी हमने स्टडी किया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, द फोर्स बिटवीन द मास एंड द होल अर्थ इज g स्मॉल m, दिस इज द मास ऑफ द बॉडी, कैपिटल M, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, आंसर है कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, both forces have equal magnitude, both forces have equal magnitude, therefore mg is equal to g small m capital M upon में r square, small m से small cancel, g is equal to capital G capital M upon में r square. This one is the value of acceleration due to gravity at the surface of the earth. तो अर्थ की सरफेस पर g की वैल्यू कितनी होती है, आंसर है कैपिटल M कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में r स्क्वायर। कॉपी करो से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ जो बच्चे आए हैं वो क्लास के एंड में अपने भी अटेंडेंस लेके जाना, मुझे अटेंडेंस लेके जाना अपने क्लास के एंड में, ओके। फिर से रब कर दूँ से। अब सुनो, एक बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपसे अब पूछने वाला हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सरफेस से ऊपर लेके जाता हूँ हाइट पर, तो हम इसको कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज एट एल्टीट्यूड, हाइट पर है। एक ये केस है हमारे पास। दूसरा, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे लेके आऊँगा डेप्थ में, गहराई में, अभी जब हम सरफेस पे हैं तो g की वैल्यू है g m अपॉन में r स्क्वायर,
इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया और इसका आंसर आया अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, उस ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जाता हूँ, तो स्मॉल जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? विल इट बी इंक्रीज और विल इट बी डिक्रीज? अगर मैं ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है ना। ये एक मैं आपसे एक ये हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं क्रिएट, इसका फिर हम लोग आंसर ढूंढेंगे। इसका आंसर क्या होगा? हमारे जो आने वाले जो नेक्स्ट दो टॉपिक्स हैं वो क्या है कि हाइट पे ले जाने के बाद जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेप्थ में आने के बाद इस जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज, लिखो जरा, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी variation of small g with first करो with altitude या height। ओके स्टॉप राइटिंग, जरा देखो सबसे सब। जब ये मास सरफेस पे है, कहाँ पर? सरफेस पे है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है? एट सरफेस, जी एट सरफेस। जी एस की मीनिंग क्या है? जी एट सरफेस। इसकी वैल्यू क्या है? कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन जब हम लोग जाते हैं हाइट पर, एट हाइट h, मान लो मैं इसको लेके चला गया इतनी हाइट पर, इतनी हाइट पर सेंटर पॉइंट है ये। जब मैं इसको h हाइट पे लेके चला गया, तो अभी जी एच हाइट नई वैल्यू कितनी होगी इसकी? तो आंसर है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर प्लस में एच का होल स्क्वायर। तो डाउट है आपको? अच्छा, दोनों ही इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं आपस में। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 1/2 जी एस अपॉन में जी एच इज इक्वल टू कितना हो गया? जी एम अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में जी अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कैंसिल कर दो आपस में रिस्पेक्टिव टर्म, तो जी एस अपॉन में जी एच कितना आ गया? ये पूरी टर्म ऊपर आ गई, आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। इसको उल्टा कर दो आप, जी एच अपॉन में जी एस, ये क्या आ गया? आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आपको यहीं से देख के आइडिया मिल गया। देखो जरा, अब कंपेयर करो आपस में। जी एच हाइट आर स्क्वायर है, जी एच सरफेस आर प्लस एच स्क्वायर है। दोनों को कंपेयर करो और बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। जी एस वैल्यू बड़ी है और जी एच वैल्यू क्या है? छोटी है। इस ये इक्वेशन क्या इंडिकेशन देती है आप लोगों को? तो ये इक्वेशन ये इंडिकेट करती है आप लोगों को कि सरफेस पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है और हाइट पे जी की वैल्यू कम होती है। यहाँ से हम लोगों ने लिख लिया इसका रिजल्ट। या रिजल्ट हम लोग बाद में लिखते हैं, बाद में पहले हम लोग एक काम और करते हैं। मेरी बात सुनो जरा, ये जो इक्वेशन है ये आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी जी की वैल्यू निकालने में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको
ग्राउंड से प्रैक्टिकली बहुत ऊपर नहीं जाना पड़ता। मान लो कि अगर आप अर्थ की सरफेस से 10 किलोमीटर हाइट पे चले गए, 50 किलोमीटर हाइट पे चले गए, 100 किलोमीटर हाइट पे चले गए, तो ये हाइट आर के रिस्पेक्ट में इतनी बड़ी नहीं है। ये अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। अगर आप लोग अर्थ की सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर गए, हमारे लिए तो ये हाइट बहुत ज़्यादा है, बट अकॉर्डिंग टू रेडियस ये हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है। तो जब हम लोग प्रैक्टिकली जब यहाँ होते हैं, इतनी हाइट पे होते हैं, तब हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते कैलकुलेशन के लिए। तो अगर आपका h r के कंपैरिजन में छोटा है, स्मॉल है, तो हम लोग एक नई इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ये इक्वेशन हम ड्राइव करने वाले हैं। क्या इसमें हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? इफ h is much smaller than r, ये कंडीशन अप्लाई है इस पर। कंडीशन क्या अप्लाई है इस पर? सीधा बैठ। क्या कंडीशन अप्लाई है इस पर? अगर h जो है वो मच स्मॉलर देन r है, तो देखो जरा, अब देखो यहां से कुछ कॉमन निकालो, यहां से एक r को कॉमन निकालो, इसको r को, जब मैं इस r को बाहर लेके आऊंगा तो r स्क्वायर के साथ बाहर आएगा। अब जब हम लोग किसी चीज को कॉमन निकालते हैं तो एक्चुअली हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। तो हम लोग ने क्या कर दिया? इस r को r से डिवाइड कर दिया और h को भी r से डिवाइड कर दिया। बाहर क्या है? होल स्क्वायर। यहाँ किसी का कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब इस r से r कैंसिल, इस r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कैंसिल। कितना आ गया ये? जी एच अपॉन में जी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन में r का होल स्क्वायर। अब इस पूरी इस इक्वेशन को आप ऊपर लेके आ जाओ तो पावर क्या हो जाएगी आपकी? 1 प्लस h अपॉन में r का की पावर -2। अब आप जानते हो अगर पावर माइनस में हो तो हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे इसमें? बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम यूज करके इसको हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। देखो जरा, बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम हम जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n। हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं बायनोमियल थ्योरम? 1 प्लस एन एक्स प्लस द वैल्यू ऑफ हायर पावर। ठीक है, यहाँ अप्लाई कर दिया। देयरफॉर जी एच अपॉन में जी एस इज इक्वल टू 1। क्या आएगा बताओ? क्या लिखूँ मैं यहाँ पर? -2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? h अपॉन r से। -2 इंटू में h अपॉन में r। ठीक है, ये पावर को हम कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं? x से मल्टीप्लाई करते हैं ना। -2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? h अपॉन r से। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको लिखनी है, लाइन लिखनी है। क्या देखो जरा, value of higher power।
अच्छा, ये सारी वैल्यू जो है इस प्लस के बाद जितनी भी वैल्यू आने वाली है इस सारी वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं. इट कैन बी नेग्लेक्ट बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल वैल्यूज. क्योंकि हम लोग इन सारी वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो अपने पास अब बची हुई इक्वेशन क्या रहेगा ये. तो आंसर है 1 - 2h/r. h/r. जी एच अपॉन में जी एस इज इक्वल टू 1 - 2 h/r. ठीक है. अब जी एच वही छोड़ दो, जी एस को मल्टीप्लाई कर दो 1 - 2 h/r. ये इक्वेशन जो है इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें पावर नहीं है. क्या नहीं है? पावर में हमें वैल्यू को पुट करना पड़ता है, फिर पावर में खोलना पड़ता है, फिर वही चीज़ और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है जब सॉल्व करते हैं हम लोग. तो इसलिए कह रहा हूँ मैं आप लोगों से कि ये फॉर्मूला आप लोग कहाँ यूज़ करेंगे. हाँ, जब h की वैल्यू r के कंपेरेबल हो, r के लाइक 2000, 3000, 5000 मीटर. ये 5000 मीटर r के कंपेरेबल है. ठीक है. और अगर h की वैल्यू है फ्यू हंड्रेड्स, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200, इवन 500 किलोमीटर, तो आप क्या यूज़ करना, आप ये फॉर्मूला यूज़ करना आप लोग. लेकिन दोनों ही इक्वेशन ये इंडिकेट करती है कि जैसे जैसे हम लोग हाइट पे चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाती है. तो आपको एंड में, आपको लास्ट में यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देनी है, वो हम आज में लिख लेंगे. इसे कॉपी कर दो जैसे आप लोग.